नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज अंजलि। वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण विषय समाज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। अभी आपने पिछला वीडियो देखा होगा, हमने आपके समास को डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये इसमें आपको बताना है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहेंगे। संधि कहेंगे, समास कहेंगे, अव्यय कहेंगे या छंद कहेंगे। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि जहाँ शब्दों का मेल होता है वहाँ पे समास कहते हैं, और जहाँ पर वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ शब्दों के बारे में पूछा है कि शब्दों से मिलकर एक नए शब्दों का निर्माण होता है, तो बिल्कुल आपको समास यहाँ पर आप लोग लगाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या फिर विच्छेद होता है। तो बिल्कुल समास का अर्थ ही होता है कि संक्षेप करना, यानी किसी चीज को छोटे में कहना, वो आपका संक्षेप कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या फिर कुमारी। इसमें अव्ययी भाव समास क्या होगा आप लोग बताइएगा, क्या हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ जो प्रति लिखा है वो आपका अव्ययी है, अर्थात यह क्या है, उपसर्ग लगा है, यानी शब्द के जो शुरू में उपसर्ग लगा रहता है वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। गृहागत क्या होगा, गृह से आकर, ये क्या होता है, घर से आकर, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। आचार से कुशल, आचार कुशल, ये भी आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा। कुमारी, कुमारी मतलब कुंवारी होता है, अर्थात ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका कर्मधारय समास होगा। तो ऑप्शन सी आपका प्रतिदिन बिल्कुल अव्ययी भाव समास होगा, अतः आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। यानी विशेषण और विशेष का संबंध किसमें दिखाया जाता है, किस समास के अंतर्गत। बहुब्रीहि में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में या फिर द्वंद्व में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विशेषण विशेष का संबंध किसमें होता है। तो ये आपका बिल्कुल बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास होता है, जहाँ पर विशेषण विशेषता का बोध किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास किसमें है, यानी हमें बताने कौन सा कर्मधारय समास है। चक्रपाणी होगा, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या फिर माता पिता। इसमें कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास आप लोग को पता होगा, जिसमें विशेषण और विशेषता का बोध किया जाता है। इसमें पहला पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष होता है। इसमें कौन सा आपका पद विशेषण और कौन सा पद आपका विशेष है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी नीलोत्पलम। इसमें क्या है, नीला है जो कमल, उत्पल मतलब होता है कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही कमल की। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, कर्मधारय समास नीलोत्पलम होगा। चक्रपाणी क्या होगा, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु जी, तो आपका चक्रपाणी होगा। चतुर्युगम, चार युगों का समूह, ये आपका चार युगों का समूह क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास, क्योंकि यहाँ संख्याओं का बोध किया जा रहा है। माता पिता, यहाँ माता पिता क्या है, दोनों पद प्रधान है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन समास होता है। अप्रधान मतलब क्या होता है, अ मतलब होता है नहीं, जहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो कौन सा समास होगा। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो ऐसा कौन सा समास है जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो बिल्कुल आपका यह ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास होगा, यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि कौन सा पद प्रधान होता, अ की जगह सिर्फ प्रधान लिखा होता, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन ए द्वंद्व होता, लेकिन यहाँ पे लिखा कोई भी प्रधान नहीं, यानी अप्रधान है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा या फिर कर्मधारय। तो जितेंद्रिय मतलब क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसी अन्य पद की बात ही की जा रही है, यहाँ पे किसी और के बारे में चर्चा की जा रही, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। देवासुर में कौन सा समास है।
बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। देवासुर, अगर इस देवासुर का शब्द आप लोग तोड़ेंगे तो निकलेगा देव और असुर। यहाँ पर आ की मात्रा लिखा है ना, तो वो आपका अ के अंतर्गत आएगा, देव और असुर। तो देव और असुर क्या होगा, आपका विलोम शब्द के अंतर्गत आएंगे। देव क्या, देवताओं के बारे में किया जा, असुर मतलब क्या होता है, राक्षस होता है। तो यहाँ देवता और असुर के बारे में बात की जा रही है, यहाँ विलोम शब्द है, तो ये क्या होगा, आपका दोनों पद यहाँ पे प्रधान होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल द्वंद्व समास होगा, देवासुर आपका द्वंद्व समास होगा। देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो यहाँ बताना है कि देशांतर में कौन सा समास हो सकता है। देशांतर का मतलब क्या होता है, देशांतर का समास विग्रह करेंगे तो निकलेगा एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने वाला। अंतर मतलब एक दूसरे से दूसरे स्थान पर दूसरे देश में जाने वाले को देशांतर कहते हैं। तो उसको हम किस समास के अंतर्गत रखेंगे, तो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास के अंतर्गत, एक देश से दूसरे देश, मतलब ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास, ये अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, द्विगु होगा या फिर द्वंद्व होगा। दीनानाथ, दीनानाथ आप समास विग्रह करेंगे तो कैसे निकलेगा, जो दीनों के नाथ है, दीनों का मतलब जो गरीबों के नाथ है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे कौन से समास के अंतर्गत रखेंगे, कर्मधारय समास के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है कि दीनों के नाथ वाले को ही विशेषता बताई जा रही है कि यहाँ पे दीनों के नाथ हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि, बहुव्रीहि मतलब जहाँ पर अन्य पद की बात की जाती है, किसी अन्य के बारे में चर्चा की जाती है, उसको हम बहुव्रीहि कहते हैं। तो कौन सा होगा, निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर पुरुष सिंह। तो इसमें बहुव्रीहि कौन सा हो सकता है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी पंचानन आपका बहुव्रीहि समास हो गया। 5 आनन है जिसके, मतलब शंकर के बारे में बात की जा रही है, यहाँ किसी और के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए आपका बहुव्रीहि समास। निश्चय दिन क्या हो जाता है, निश्चय मतलब रात दिन, रात दिन आपका जो निश्चय मतलब रात्रि होता है, दिन मतलब दिन, तो आपको ये आपका बिल्कुल अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन यहाँ पे तीन संख्याओं का बोध किया, तीन भवनों का समूह, ये आपका त्रिभुवन क्या हो जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। पंचानन आपको पता है बहुव्रीहि हो जाएगा। पुरुष सिंह भी आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है कि निशाचर में कौन सा समास हो सकता है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, नच तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो निशाचर आपका कौन सा समास होगा, मतलब निशाचर का समास विग्रह करेंगे तो निकलेगा रात्रि में विचरण करने वाला। निशा मतलब होता है रात्रि, चर मतलब विचरण करने वाला, तो रात्रि में विचरण करने वाले को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर भी हम दूसरे पद की बात की जा रही है, किसी और के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आपका निशाचर ऑप्शन डी बहुव्रीहि बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा या फिर द्विगु होगा। चौराहा, इसमें क्या निकल रहा है, 4 राहों का समूह, इसमें क्या संख्या निकल रही है 4, तो ये आपका किसमें आएगा, जिसमें संख्याओं का बोध किया जाता है, वो आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि दशमुख में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो यहाँ पर भी किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे दश और मुख लिखा है, आप लोग ये मत जाने कि यहाँ दश लिखा है तो आपका द्विगु हो जाएगा, नहीं, यहाँ दश मुख किसी और के बारे में चर्चा की जा रही है, किसी और पद की प्रधान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास होगा। दश मुख किसको हम कहते हैं, रावण को कहते हैं, क्योंकि दश मुख तो वही है, 10 मुख रखने वाले कौन है, रावण ही है, उन्हीं को दशमुख कहा जाता है, दशानन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, द्विगु बनता है, द्वंद्व बनता है, कर्मधारय बनता है या फिर तत्पुरुष समास बनता है। तो आप लोग जानते होंगे, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विशेषण और विशेष के बारे में किसमें चर्चा की जा रही है, तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सी कर्मधारय समास होगा, विशेषण और विशेष के योग से यह बनता है। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास कौन सा है। हमें द्विगु समास बताना है कि इसमें कौन सा है। आजीवन है, भूदान है, सप्ताह है या फिर पुरुषलिंग है। तो आप लोग जानते हैं द्विगु समास जहाँ संख्याओं का बोध होता है वो आपका द्विगु समास होता है। यहाँ संख्या कौन सी निकल रही है, ऑप्शन सी में निकल रहा है। 7 दिनों का समूह को ही सप्ताह कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। अन्वय, दिन रात, चतुरानन या फिर त्रिभुवन। तो यहाँ पर अभी द्विगु समास में संख्याओं का बोध करना है, तो किसमें संख्या निकल रही है, अन्वय में निकल रही है। नहीं, यहाँ अनु उपसर्ग निकल रहा है, तो अनु तो आपका किसमें आएगा, उपसर्ग के अंतर्गत आपका व्ययी भाव में चला जाएगा। दिन और रात, यहाँ दिन और रात की बात करें, विलोम विपरीत की बात की जा रही है, तो क्या है आपका यहाँ पर डैश भी लगा है, योजक चिन्ह लगा है, तो आपका किसमें चला जाएगा, द्वंद्व में चला जाएगा। चतुरानंद, चतुर है आनंद जिसके, 4 आनंद जिसके किसके हैं, ब्रह्मा के बारे में बात की जा रही है, यानी किसी और पद की बात की जा रही है, तो आपका बहुब्रीहि चला। तो बचा आपका क्या, ऑप्शन डी, यानी 3 भवनों का समूह को त्रिभुवन कहते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। पीताम्बर होगा, नेत्रहीन होगा, चौराहा होगा या फिर रुपया पैसा। तो आपका क्या होगा द्वंद्व समास। तो आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में आपका योजक चिन्ह भी लगा है, डैश लगा है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह। रुपया पैसा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीताम्बर आपका पीले वस्त्र धारण करने वालों को बहुब्रीहि समास कहेंगे, यानी विष्णु जी की बात की जा रही है। नेत्रहीन, जो नेत्र से हीन है, यानी कि नेत्र से हीन, ये आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलगाव की बात की जा रही है ना, तो इसलिए आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। चौराहा, यहाँ पर भी आपकी संख्याओं का बोध किया जाए, 4 राहों का समूह, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। तो बचा आपका ऑप्शन डी, रुपया पैसा आपका द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या, यानी हमें यथाशक्ति का सही विग्रह बताना है, क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो आप लोग बताइएगा यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो सकता है। तो यहाँ पर यथा मतलब होता है अनुसार, और शक्ति मतलब शक्ति का वही अर्थ होता है, यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति का सही विग्रह आपका शक्ति के अनुसार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो बिल्कुल आप लोग प्रश्न देखते ही समझ गए हैं कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। द्वंद्व समास आपका पाप पुण्य द्वंद्व है, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा, इसलिए आपका द्वंद्व समास ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। लंबोदर में आपका कौन समास है। तो लंबोदर हम किसको कहते हैं, लंबा है जो उदर, लंबा है उदर, हम किसकी बात कर रहे हैं, श्री गणेश की, क्योंकि उन्हीं का जो पेट लंबा बताया जाता है। तो यहाँ पर हम श्री गणेश के बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। व्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा या फिर बहुब्रीहि। देश प्रेम मतलब देश से प्रेम करने वाला, अगर हम समास विग्रह करेंगे तो निकलेगा देश से प्रेम करने वाला। तो यहाँ पर से आ रहा है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो कारक चिन्ह किस समास में लगते हैं, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन बी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या फिर अव्ययी भाव होगा। यहाँ क्या बात की जा रही है, परम है जो ईश्वर, ईश्वर कैसा है, परम है, परम शक्तिशाली है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, ईश्वर कैसा है, परम है। तो हम विशेषण विशेष का किस में संबोधन करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी कर्मधारय समास में करते हैं। जहाँ पर विशेषण और विशेषता का बोध करते हैं वो आपका कर्मधारय समास है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या फिर द्विगु होगा। तो गौशाला मतलब, गौशाला का हम समास विग्रह करेंगे, शब्द को तोड़ेंगे, निकलेगा गायों के रखने के लिए शाला। तो यहाँ के लिए का प्रयोग किया जा रहा है ना, के लिए किसमें लगता है, आपका कारक चिन्ह, कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग किस समास में किया जाता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि नवग्रह में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, 9 का मतलब यहाँ संख्या का बोध किया जा रहा है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या फिर द्विगु होगा।
तो आप विद्यार्थी आप समझ सकते हैं द्विगु तो हो नहीं सकता, यहाँ किसी और पद की बात नहीं की जा रही है और ना ही कोई यहाँ पर विशेष और विशेषता की बात की जा रही है। तो आपका निकलेगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। विद्यार्थी मतलब विद्या का अर्थी, यानी विद्या के लिए जो अर्थी होती है उसे विद्यार्थी कहेंगे। तो यहाँ जहाँ का, की, के, रा, री, ते आपका जो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है ये आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही होता है, इसलिए आपका विद्यार्थी में ऑप्शन ए तत्पुरुष समास बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो अभी आपको पता होगा कि पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण करने वालों को क्या कहेंगे। पीला वस्त्र कौन धारण करता है, यहाँ विष्णु जी की बात की जा रही, किसी और पद के बारे में बात की जा रही, कोई और ही पद इसमें प्रधान बन रहा है, तो कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास आपका पीताम्बर होगा। अगला प्रश्न है कि आजन्म में कौन सा उदाहरण मतलब कौन सा समास है। आजन्म अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आ क्या है, आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग किस समास में लगता है, तो बिल्कुल आपका अव्ययी भाव समास में लगता है, जिसमें शब्द में शुरुआत में उपसर्ग लगा रहता है, वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल अव्ययी भाव सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।